हे ऑल, वेलकम बैक टू मिसेस अहमद चैनल। तो आज कुछ ऐसे ही गपशप, मतलब गपशप तो नहीं, एक शायर के बोल हैं जो मैं आप सबको सुनाना चाहती हूँ, जो कि मुझे तो तकरीबन 2 साल हो गए सुन के, अभी तक मुझसे भुला नहीं गया है। बहुत ऐसा होता है ना कि कुछ हम लोग कभी कभार जो कुछ सुनते हैं वो इजीली भुला या नहीं जाता है। कभी कभी ऐसा होता है हम सबकी ज़िंदगी में, शायद अगर आपकी भी ज़िंदगी में होता है या नहीं मुझे बताइए। तो एक शायर है, उन्हीं के बोल हैं जो मेरे जहन में इतने अच्छे से बैठ गए कि हर पल हर दिन याद आते रहते हैं। वो एक वाक़या है हमारी लाइफ का, हर एक की लाइफ का, छोटे हो बड़े हो गरीब हो अमीर हो, सारों ही की लाइफ में ये दिन आना ही आना है। तो बहुत दिन से मैं ये सोच रही थी कि इसको लाइव इस वीडियो के मतलब इस बारे में बात करते हैं या नहीं करके, बिकॉज़ ये एक बहुत इमोशनल काइंड ऑफ सिचुएशन है जो हमारी लाइफ में हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं। चाहे आप जितने भी अमीर हो, जितने भी गरीब हो, जैसे भी हो, हर एक इंसान को ये दिन देखना ही पड़ेगा। तो वो दिन अब तक तो शायद थोड़ा उनको पता चल गया होगा। तो वो दिन हमारी खुद की मौत का है, जो कि अवॉइड नहीं कर सकते। ये बोल वही वाकया दोहराते हैं। तो अल्टीमेटली जो हमारी लाइफ में होना है वो तो जैसे कि आपने सुना होगा कि हर रोज़ शायद जो कि ज़िंदा है, जो कि लिविंग है, उसको मौत का मज़ा चखना ही चखना है। तो ऐसे ही उसी के बारे में बोल हैं। बस यहाँ पर ये है कि खुद को यहाँ पर रखना पड़ता है। इस बोलने शायर ने खुद को रखा है, जो थोड़ा इमोशनल है। तो चलिए बिना देर किए हुए उन सारे बोलों को सुनते हैं। मुझे तो बहुत अटैचमेंट हो गई इन सारे बोलों के साथ, क्योंकि मैंने, पता है, वो जो इमेजिनेशन जिसे हम कहते हैं, तो काइंड ऑफ दैट मैंने करके भी देख लिया है। और ये बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, बहुत सही कहा है। फिर हम बात करते हैं। पहले मैं वो बोल आपके सामने बोल देती हूँ। वो बोल सुनने के बाद मैं थोड़ी सी गपशप करूँगी, देखते हैं कैसे जाता है। तो लेट स्टार्ट। हम मर गए तो सबको दफनाने की फ़िक्र होगी। हम मर गए तो सबको दफनाने की फ़िक्र होगी। किसी को खबर तो किसी को ले जाने की फ़िक्र होगी। बहुत मीठे बोल हैं, बट कड़वे बोल हैं, बट सच्चे बोल हैं। गौर फरमाइएगा। हम मर गए तो सबको दफनाने की फ़िक्र होगी। किसी को खबर तो किसी को ले जाने की फ़िक्र होगी। मेरा नाम पुकारा जाएगा मस्जिद के मीनारों में। मेरा नाम पुकारा जाएगा मस्जिद के मीनारों में। कहीं देर ना हो जाए, जनाजे की फ़िक्र होगी। पहले रोते थे मेरी याद में, पहले रोते थे जो मेरी याद में। हम चले गए तो उनको खाने की फ़िक्र होगी। पहले रोते थे मेरे मरने के गम में। हम चले गए तो उनको खाने की फ़िक्र होगी। जूँ ही शाम होगी परेशानी बढ़ सी जाएगी। जूँ ही शाम होगी परेशानी बढ़ सी जाएगी। कितने मेहमान आ गए, कितने मेहमान आ गए, उनको सुलाने की फ़िक्र होगी। फीके चावल बनाए या सब्ज़ गोश्त, फीके चावल बनाए या सब्ज़ गोश्त, सबको बिरादरी में अपनी इज़्ज़त बढ़ाने की फ़िक्र होगी। हम मर गए तो सबको दफनाने की फ़िक्र होगी। तो देखो यार, ज़िंदगी बहुत छोटी है, जिसके पीछे हम दौड़ते हैं पैसों के लिए। हम कंपटीशन करते हैं, यहाँ तक कि हमारे ना जहन में और हमारी लाइफ में कंपटीशन का लेवल इतना बढ़ गया है कि हम सिर्फ हमारा ही नहीं, हमारे जो के बच्चे हैं उनके बीच में भी कंपटीशन करवाते हैं। कहते हैं कि वो देख कैसे कराए, ये देख कैसे कराए। मत करें, कुछ होने जाने वाला नहीं है। अल्लाह ने अगर आपकी तकदीर में छोटा सा छोटा खाने के दाना लिखा है ना, वो दाना कोई हमसे छीन नहीं सकता है। तो
सकता है कोशिश कीजिए इस कंपटीशन के लेवल को हटा दें अपनी ज़िंदगी में। जो भी हमारा है वो हमारा ही होके रहेगा, जो दूसरों का है वो दूसरों तक पहुँच कर ही रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि मेहनत ना करें, मेहनत बिल्कुल करें, नीयत साफ़ रखें, मेहनत बहुत ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि एक ना एक दिन अल्लाह भी आज़माता है। तकदीर भी हमको देखती है कि हम तकदीर हम खुद लिख सकते हैं। बोलना बहुत आसान है बट करना बहुत मुश्किल है। तो आप सोच रहे होंगे एक तरफ मैं बोल रही हूँ तकदीर में जो है वो हमको मिलकर ही रहेगा, और दूसरी तरफ मैं बोल रही हूँ तकदीर हमको लिखना ही पड़ता है। तो इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि ऐसा ना करें कि बिना कुछ किए सब कुछ ऐसा सर्व होके आ जाएगा, ऐसा भी ना करें। एक ज़िंदगी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। ज़िंदगी जो है ना वो बहुत बड़ा इम्तिहान है, जो हर एक इंसान को अटेम्प्ट करना ही पड़ता है। इस एग्ज़ाम से कोई बच नहीं सकता है। इसमें भी ना हम लोग सिर्फ क्लास में सोचते हैं कि 70-80 बच्चे जहाँ पर एक क्लास में बैठते हैं, उनके साथ साथ उनमें क्या कंपटीशन होता है कि वो फर्स्ट रैंक आया, ये सेकेंड रैंक आया। थोड़े से बच्चे ऐसे होते हैं कि अरे जाने दो, फर्स्ट रैंक या सेकेंड रैंक से मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं पास हो जाऊंगा तो बस है। थोड़े बच्चे ऐसे होते हैं मैं फेल भी हो गया तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे ना बने, ऐसे ना बने। मतलब बिना कोशिश किए हार ना माने। देखो 10 टाइम्स अगर हम कुछ अटेम्प्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वन टाइम तो मतलब लग 1 टाइम तो लगेगी, मेहनत रंग लाएगी। सोचते बैठेंगे कि मेरे साथ ही ये सब हो रहा है, मैं ही क्यों। इससे तो बेहतर है कि सोच कर एक तो अपनी हेल्थ ख़राब कर रहे हैं, सोच कर के हम ये मौका दे रहे हैं दूसरों को बोलने के लिए हमारे बारे में कि इस इंसान ने ऐसा ऐसा ये इंसान की सोच ऐसी है। तो इससे बेहतर है थोड़ी सी मेहनत करके देखें, क्या पता रंग ला दे अपनी मेहनत। तो बस कहने का मतलब यही है ना यहाँ पर कि एट द एंड सबका एंड एक ही होना है, सबको मौत का मज़ा चखना ही है। तो इस मौत के मज़े तक पहुँचने तक ऐसे काम ना करें जो कि खुद को सोचने के बाद भी अच्छा ना लगे। फॉर एन एग्जांपल किसी कंपटीशन अपने लेवल पर हेल्दी कंपटीशन अच्छा है, क्योंकि एक हमको ना मोटिवेट करता है, अरे हाँ वो कर रहा है तो मगर ऐसा ना करें कि उसका जो है वो मेरा हो जाए। फीलिंग अपनी ज़िंदगी में कभी ना लाएं कि वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। वो जब मतलब किसी को नीचा ना समझे। सबको एक ही ब्रेन मिलता है, सबको एक ही एक ही तरह की, सब लोग सेम ही होते हैं। तो ये ना सोचें कि वो मेरे से कम है, वो शायद थोड़ा सा स्टेज फियर होगा, या फिर उसको कोई ना कोई उसमें कमज़ोरी होगी जो आप में नहीं है। तो कभी भी उसको हाईलाइट ना करें, कभी भी उसको ये ना सोचें कि वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। इस जज्बे से कुछ भी शुरू मत कीजिए, क्योंकि गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। किसी भी चीज़ पर तकब्बुर ना करें, तो तकब्बुर इन द सेंस प्राउड ना करें अपने आप पर। तो हमेशा सीखने के लिए रेडी रहें, चाहे वो बच्चे से ही सीखो, सीखने के लिए रेडी रहो। जब हम लोग किसी और को देख के खुद को देख के कंपेयर करके लाइफ चलाएंगे ना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी लाइफ। हमको खुद भी दुख होगा, सामने वाले को भी दुख होगा अगर उसको पता चलेगा तो इससे बेहतर है कि अपनी लाइफ अपने हिसाब से जिए, अपने दम पर जिए, ठीक है। किसी और को देख के अरे वो ऐसी है फिर भी उसकी लाइफ ऐसी है, वो ऐसी है फिर भी उसको सब कुछ अच्छा मिल रहा है, नहीं, ये चला गलत चला जाता है। ना ही हमको हमारे बाद वो सुनने को अच्छा लगेगा, ना ही आज जब हम खुद को बैठ कर एनालाइज करेंगे, ना ही तब हमको अच्छा लगेगा। तो इट इज़ बेटर ऑलवेज कि वो सब कुछ छोड़ दें, सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में सोचें। सिर्फ आप अपने आप को किस तरीके से मतलब इम्प्रूव करना चाहते हैं, जैसे कि शार्पन योर स्किल्स बोलते हैं ना, किस तरीके से आप अपने आप को शार्पन कर सकते हैं वो सोचिए, ना कि किसी और ना। मैंने ना डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोफेशंस ट्राई किए हैं। मैंने ना कभी भी एक प्रोफेशन में स्टिक ऑन नहीं रही हूँ। यस, जिससे मुझे ये सीख मिलती है ना कि बहुत बहुत अच्छी सीख मिलती है कि हमको अपना एम या गोल तब तक नहीं मिलता जब तक हमें एक चीज़ पर डटे ना रहें।
और दूसरी चीज़ अच्छा अच्छा ये हुआ मेरे साथ कि मैं हर चीज़ का एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ इस लेवल पर। टीचिंग में कर चुकी हूँ, छोटे से छोटी कंपनी से लेकर बड़ी अच्छी से अच्छी खासी बड़ी कंपनीज में काम कर चुकी हूँ। तो हर एक लेवल पर मैंने देखा है कंपटीशन लेवल कितने अच्छे भी अच्छे से कंपटीशन लेवल होता है वो भी देखा है, कितने गंदे तरीके से कंपटीशन लेवल को हम ले जाते हैं वो भी देखा है। तो मैं सब कुछ देख कर ना अभी इस अल्हम्दुलिल्लाह के आई एम नॉट इनटू दैट बैड कंपटीशन लेवल। सबसे बेस्ट एंड फेवरेट प्रोफेशन रहा है इन बहुत सारे प्रोफेशंस में, मेरा सबसे बेस्ट प्रोफेशन ये रहा है टीचिंग प्रोफेशन, जो कि मैं हाँ, मेरी एक खाला हैं आंटी, उनको देखकर मन में कभी कभी बच्चे थे ना तब होता था, क्योंकि ना आंटी मेरी स्कूल में टीचर थे, तो कोई टीचर भी ना कुछ भी बोलने या डांटने से पहले सोचते थे कि अच्छा ये टीचर की वो टीचर की भांजी है, अगर कुछ बोलेंगे तो वो टीचर है। हाँ, मतलब ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि उन्होंने जो बोला है होमवर्क वो नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं। पढ़ाई में बिल्कुल एवरेज रहे हूँ, बट जो भी वो लोग देते थे सबसे पहले होमवर्क क्लास वर्क सब कुछ नीट एंड क्लीन मेंटेन किया था। बस पढ़ाई में मेरे भाई भैया जो हैं और दीदी जो हैं उतना मतलब उतना अच्छा से पढ़ाई मेरी पहले से नहीं रही है। हाँ, स्कूलिंग लेवल में तो ठीक ठाक थी, मतलब स्कूलिंग में तो बेशक फर्स्ट और सेकेंड रैंक से कम नहीं आया था। तो मतलब बचपन में क्या होता है ना, पढ़ना है पढ़ना है। जब हम पीयूसी लेवल को आते हैं दैट टाइम इट्स यू नो क्लिक्स टू आवर माइंड कि हमको क्या करना है। मुझे ऐसा कभी भी कोई भी एम नहीं था कि मैं ये बनना है बड़े होके। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं मेरे जैसे, बहुत सारे होते हैं, बट मैं एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि आज मैं जब बैठ के एनालाइज करती हूँ ना तो मुझे पता चलता है कि अच्छा ठीक है, आई वॉज वन अमॉन्ग दैम। तो बहुत इसमें कोई बुरी बात नहीं है यार, क्योंकि देखो किसी भी चीज़ को एक्सपीरियंस करने से पहले माइंड में सेट करना सब लोगों के लिए इजी बात नहीं है। क्योंकि मैं इतना मेरा जीके लेवल हाई नहीं था मेरे कज़न्स से और मेरी दीदी और भैया से। तो मैं हमेशा सोचती पढ़ना है। एग्ज़ाम्स मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और बोरिंग थिंग थी। पीयूसी को हम जाते हैं तो हाँ थोड़ा थोड़ा दुनिया देखते हैं, थोड़े थोड़े डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग देखते हैं। पीयूसी इज़ द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ कि क्यों पढ़ाई क्यों करनी है, बनना क्या है आखिर में, करना क्या है मुझे। तब थोड़ा थोड़ा सोचती थी। फिर ठीक है, पीयूसी भी क्लियर हो गया। फिर जब ग्रेजुएशन आया तो वो ना बढ़ता गया मेरे अंदर कि क्यों पढ़ूँ मैं एक्चुअली व्हाट डू आई वांट। वो एक परंपरा नहीं होती है कि ये हाँ, भैया मेरे हैं कॉमर्स, दीदी कॉमर्स, मैं भी कॉमर्स, बीकॉम। तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मेरा माइंडसेट ऐसा हो गया था अच्छा ठीक है, घर के जो बड़े करते हैं वो ही हमको करना है। डिग्री में बहुत दिन तक मुझे यही माइंडसेट था। जब तक मेरी डिग्री कंप्लीट हुई तब तक मैं तब भी सोच नहीं पा रही थी कि मुझे करना क्या है। कभी जब छोटी थी तब लगता था कि हाँ यार, टीचर होने का एक तो फ़ायदा होता है कि कोई लोग अपनों को कुछ बोलेगा नहीं, तो टीचिंग तो कहीं ना कहीं था। तो वो बी कॉम में ना ऐसा हुआ था, मैं कम्प्लीटली उर्दू बैकग्राउंड से थी। येस, आई एम प्राउड ऑफ इट। कंप्लीट उर्दू बैकग्राउंड अंटिल माई पीयू। तो जब मैं ग्रेजुएशन में आई तो मुझे थोड़े से एक 6-7 लेटर्स का एक वर्ड पढ़ने के लिए भी नहीं आता था। तो मेरी एक इंग्लिश लेक्चरर थी, बीना मैम, बीना गोविंदन करके मैम थे। उन्होंने और उमेश सर करके दो दो लोग थे, दोनों ही इंग्लिश के लेक्चरर्स थे बीकॉम में। उन दो लोगों ने मुझे जो सपोर्ट किया था इनडायरेक्टली, कभी उन लोगों ने डायरेक्टली मुझे नहीं बोला कि ये करो वो करो, बस दे स्टार्टेड गिविंग मोर वर्क टू मी। दैट टाइम इट वाज लाइक आई यूज्ड टू फील लाइक कि ये लोग क्यों कर रहे हैं, मुझे इतना डिस्क्रिमिनेट क्यों कर रहे हैं। हमेशा वो उमेश सर का ऐसा होता था ना कि एक बार उमेश सर, मुझे अभी भी याद है, उमेश सर ने क्या कर दिया कि सारी क्लास में, हाँ, और हमारी क्लास भी होती थी 80-85 पीपल शायद। तो लड़के, इट वाज को एजुकेशन।
तो मैं सेकेंड बेंच में बैठती थी मेरे फ्रेंड्स के साथ। अंदर आए और स्टार्टेड उनको मेरा नाम वाम कुछ पता नहीं था, ऐसा पॉइंट आउट किया और बोला कि स्टार्ट रीडिंग द लेसन। तो मैं इतना नर्वस हो गई, इतनी मेरे मन को लग गई वो बात, एकदम से इतना टेंशन मैंने ले लिया कि मैं चक्कर आके गिर गई वहीं पे। तो विदाउट टेलिंग एनीथिंग ही अंडरस्टूड व्हाट वाज द मैटर। ओके, कुछ पूछा नहीं, कुछ बोला नहीं ना। उनका प्रोफेशन भी डिफरेंट हो गया है। अ, फिर उन्होंने मेरी फ्रेंड को बोला कि इसको कैंटीन लेके जाके थोड़ा सा कुछ खिला पिला दो। तो इमीडिएटली एक 5-10 मिनट्स के बाद वो भी ऊपर आए, और जब मेरी फ्रेंड बैठी थी उसको बोला जाओ तुम ऑर्डर लेके आओ कैंटीन से। तब उन्होंने बोला जो चीज़ आपको नहीं आती है उस पर बार बार काम करो, इतना काम करो कि वो चीज़ थक के आप उसमें एक्सपर्ट बन जाओ। वो वर्ड्स मुझे इतना काम कर गए, पता है, तब से मैंने स्टार्ट कर दिया उस पर वर्क करना। एंड डेफिनेटली मैं टीचर एक ऐसा ये है ना, सोर्स है ना हमारी लाइफ का, कि वो ज़िंदगी बदलने की क़ुव्वत रखते हैं टीचर्स। तब मुझे स्ट्रांगली फील हुआ, यस मैं भी ऐसी टीचर बनना है मुझे भी। मुझे राइट डायरेक्शन पता नहीं था कैसे करना, बस उन्होंने बोला जो चीज़ आपको नहीं आती उसमें मास्टर बन जाओ, उस चीज़ को इतनी बार ये करो, सीखो कि वो खुद हार के आप उसमें मास्टर बन जाओ। तो चलो शुरू हो गई मेरी कहानी यहाँ से इंग्लिश की। तो मैंने कभी सोचा नहीं था, हाँ वक्त लगा, 1.5 साल लगा मुझे इंग्लिश में थोड़ा सा ऊपर आने के लिए। वक्त तो डेफिनेटली हर अच्छी चीज़ में लगता ही है। कोई भी फ्रूट आज सीड डालेंगे, कोई भी कल हमको तो फ्रूट मिलने से रहता है। तो 1.5 साल लगा, और वो जो लेक्चरर थी बीना गोविंदन मैम, वो भी थोड़ा सा ना इनडायरेक्टली मुझे मतलब ये कर दो वो कर दो और आंसर में इन इंग्लिश ऐसे काम करती थी। आज मुझे एहसास होता है कि वो मैम ने क्यों दिया था मुझे ऐसा करके। थैंक गॉड एंड गॉड ब्लेस देम। आज उस वक्त ना मुझे ऐसा भी फील होता था, टीचिंग प्रोफेशन मुझे क्यों जाना था, क्योंकि मैं एक ना ही बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, ना ही बहुत बैक जो कि ना डल स्टूडेंट थी। तो मुझे हमेशा लगता था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं मेरे जैसे जो कि एक्सप्रेस नहीं करते हैं, क्योंकि आई वॉज वन अमॉन्ग देम। और मुझे मेरे में ये क्वालिटी है कि देखकर मैं समझ सकती हूँ कि इंसान का हाल क्या है, इस इंसान को क्या चाहिए, इस इंसान में किस चीज़ की तड़प है। जब मैं टीचिंग प्रोफेशन में एक्चुअली गई तो वहाँ पर हाँ सॉरी, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इतना इंग्लिश में अच्छा स्कोर करने लगी मैं, इंग्लिश बिकेम वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट, और मैंने कभी सोचा नहीं था। देखो लाइफ में ना मैंने कुछ भी प्लान कर करके नहीं किया था कि मुझे टीचिंग को जाना है, ये करना है, वो करना है। तो मेरे बीकॉम का ख़त्म हुआ तो मैं टीचिंग के लिए गई, क्योंकि वो एक थॉट था मेरे मन में कि हाँ यार मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं तो उनको मैं थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ ऐसा। तो फिर जब मैं इंटरव्यू के लिए गई, फर्स्ट जिस स्कूल में मैं गई, हाँ सिलेक्ट हो गई। तो उससे पहले 1 से 2 कंपनीज में भी मैंने ट्राई कर दिया था, बट मुझे कंपनीज में मन नहीं लगता था। मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं टीचिंग प्रोफेशन था। जो एक कंपनी थी वॉकेबल डिस्टेंस से ही, वहाँ पर मैं काम करने के लिए गई, शायद 2 महीना या 3 महीने मैं गई हूँ, बट मुझे मन नहीं था। तो फिर मैंने प्रोफेशन चेंज किया, आई वेंट इनटू टीचिंग। और वहाँ मैं किस सब्जेक्ट के लिए गई थी मुझे खुद नहीं पता, मैं बस मुँह उठाई और गई। तो वहाँ पर भी ना लोग अगर हमारी ज़िंदगी में अच्छे मिल जाते हैं ना तो बात बहुत जल्दी बन जाती है। तो वहाँ पर भी एक 2-3 टीचर्स थे, उनको मैंने बोला, मैंने हमेशा ना मेरे प्रोफेशन में मैंने ये एक चीज़ आजमाई, यू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो आपको चाहिए वो बता दो, ना कि जो वो ऑफ़र कर रहे हैं। आप ना अपने स्किल्स को शार्पन करो, और वो स्किल्स को ना उनके सामने पोर्ट्रे करो, बोलो कि मैं इस चीज़ में अच्छी हूँ, सामने से बोलो। वो लोग आपको खुद ब खुद समझ के आपको दे देंगे जो है वो। तो इस तरीके का था ना कि आई होप आई एम नॉट बोरिंग यू गाइस।
वो इंटरव्यू इस तरीके का था कि पहले तो वो टीचर ने स्टार्ट किया था 5th स्टैंडर्ड की क्लास देकर मुझे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा दो करके। इट वेंट वंडरफुल। तो फिर उन्होंने 8th स्टैंडर्ड दिया। 8th स्टैंडर्ड में भी सारे बच्चों ने बोल दिया कि हमको अच्छे से समझ आ गया, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछते हैं। टीचर का इंटरव्यू ऐसा होता है कि आपको समझाना पड़ता है, जो भी एक टॉपिक देते हैं, फिर बच्चों से वो लोग क्वेश्चन करेंगे। आपसे कुछ नहीं क्वेश्चन, बच्चे अगर सारे बच्चे अगर आंसर कर रहे हैं तो इसका मतलब आप इंटरव्यू में क्लियर हो चुके हो। तो मैं जब 10th स्टैंडर्ड को मुझे ले गए, तब वहाँ पर जो मैंने 2 सब्जेक्ट्स वहाँ पर पढ़ाए थे, इंग्लिश और सोशल। दोनों ही बच्चों ने आंसर किया। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि कौन सा सब्जेक्ट आप लेना पसंद करोगे। उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया, तो मैंने बोला इफ़ यू फील कि मेरी इंग्लिश अच्छी है तो मैं आई वुड वांट टू गो विथ इंग्लिश। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर मुझे इंग्लिश टीचर का ये मिल गया। 6 क्लासेस थे वहाँ पर 10th स्टैंडर्ड के। तो स्टेट सिलेबस, सॉरी ICSE सिलेबस था। तो मेरी तो खुशी मतलब मैं ज़ाहिर ही नहीं कर सकती थी उस टाइम के। एक लड़की जो कि बिल्कुल इंग्लिश नहीं जानती थी, स्टेट सिलेबस से आई है, उसका बैकग्राउंड में ना उर्दू है, आज वो ICSE के 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रही है। इस लड़की की खुशी का तो आप मतलब इमेजिन ही नहीं कर सकते हो। तो लाइफ वेंट ऑन। फिर मेरी शादी फिक्स हो गई। फिर जब मैंने फिर से इंटरव्यू के लिए गई थी, तो वहाँ हर एक स्कूल, मतलब मैंने 3-4 स्कूल्स में जहाँ पर भी मैं गई हूँ, सिर्फ मेरे कम्युनिकेशन के हिसाब से मुझे ना इंग्लिश टीचिंग का ऑफ़र मिला है। तो फिर मैंने सोचा नहीं था कि PUC के लिए भी मिल जाएगा, PUC में भी। और मैं बहुत ज़्यादा डरती थी अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स से। तो अकाउंटेंसी की भी कहानी वही है, शार्पन माई स्किल वाली हो गई वहाँ भी। तो मैंने काम किया था अकाउंटेंसी पर भी। तो वहाँ PUC को मैंने अकाउंट्स और इंग्लिश टीच किया था अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक शायद मेरे स्टूडेंट्स को टीचिंग अच्छी लगी थी। आज भी थोड़े बहुत स्टूडेंट्स हैं जो आज भी मैसेजेस करते हैं। ये सब चीज़ें देख करके ना मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था, इसलिए मैं ना कंपनीज को गई। कंपनीज फ़िलहाल जहाँ काम कर रही हूँ वहाँ पर मुझे बहुत साल हो गए हैं काम करते हुए। 2-3 साल तो हो ही गए हैं, 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं। तो अभी लाइफ को मैंने ना इसी मोड पे ऑन रखा है, क्योंकि मुझे अभी चेंज नहीं करना है। टीचिंग प्रोफेशन में जाना तो है, बट मे बी देखते हैं कैसा जाता है। तो फिर यही है यार, इन सारे प्रोफेशंस में जाने के बाद। और मैंने शादी के बाद इन्फोसिस में भी काम किया है। मतलब हर एक छोटी से छोटी कंपनी, हर एक बड़ी से बड़ी कंपनी में मैंने जाकर डिफरेंट डिफरेंट लोगों से बात की है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों का माइंडसेट देखा है। शायद इस वजह से ना मैं आज बता सकती हूँ कि सामने वाला इंसान कैसा है। वो एक क्वालिटी मुझे लगता है कि मेरे में है। सामने वाले लोगों का इंटेंशन पता भी चलता है, अगर वो अच्छा हो या बुरा, जो भी है वो सामने वाले के ऊपर है। तो हमको उससे फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। तो वो सब कुछ देख के जो आज मैंने जो बोल, आपके एक शायर के बोल जो है मैंने शेयर किए है ना, सब कुछ याद आता है। हर एक इंसान जिससे मैं जुड़ी हूँ, जिससे मैं अब तक मिली हूँ, हर एक इंसान याद आता है कि किसने मेरे साथ क्या किया है। अगर किसी इंसान ने आपके साथ बुरा किया है तो हंसकर छोड़ दो उस इंसान को, भूल जाओ। बेहतर है भूल जाओ, क्योंकि आई नो थोड़े वक्त तक ही क्यों ना हो आपकी हेल्थ पर इफ़ेक्ट होता है, बहुत इफ़ेक्ट होता है हेल्थ पर। बट एट द एंड डेफिनेटली आपका ही अच्छा होगा। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई आज। छोटे कहाँ से शुरू किया था मैंने, एक शायरी से शुरू करते करते मैंने आपको मेरे प्रोफेशंस के बारे में बता दिया। तो आई होप आप बोर ना हुए हो मेरे इस वीडियो से। अगर आपको ऐसे और भी बहुत सारी गपशप करनी है तो मुझे बता दें, इंशाल्लाह करेंगे। और भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है यार। वो बोलते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वैसे बहुत सारे लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है। बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंसेस आई होल्ड। एंड टुडे स्पेशली सिंस पास्ट 3-4 महीनों से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पॉज देना चाहिए रिलेशन से, और लोग जो नेगेटिव लोग हैं उन सब से मुझे पॉज चाहिए। क्योंकि एक
वो भी डेफिनेटली इफ़ेक्ट करता है आपकी लाइफ को, आप सोचो या ना सोचो, इफ़ेक्ट तो होता ही है अपनी लाइफ में। तो इसलिए अगर कुछ आप भी ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो बस हंस के उस प्रॉब्लम को भूल जाओ, थोड़ा पॉज ले लो, हो जाओ, मीठे बोल किसी के सामने मीठे बोल बोल कर पीछे जाकर अगर कड़वी बात करनी है आपको उसी इंसान के बारे में, तो इससे अच्छा है कि थोड़ा सा कड़वापन अपनी ज़ुबान पर रख कर के ना सबकी नज़र में सेम रहो, क्योंकि ये सब बातें बाद में बहुत मैटर करती हैं और सामने वाले को दुख भी होता है कि इस इंसान को आपने इतना अच्छा समझा था और वही जा करके आपके बारे में इस तरीके की बकवास करे। वो सब कुछ ना इफ़ेक्ट करता है, डेफिनेटली इफ़ेक्ट करता है। हर इंसान में ना सब्र का लेवल सेम होता है। ऐसा नहीं कि वो आपको अगर बात बुरी लगती है तो ऐसा नहीं कि सामने वाला अगर सब्र कर रहा है तो लोग समझते हैं कि इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है मेरे यार, बट हमारा हम जैसों का ना सब्र करने से काम टल जाता है और इंशाल्लाह अल्लाह वो पसंद करता है शायद। तो चलिए बने रहिए मेरे वीडियोस पर, और भी वीडियोस इंशाल्लाह आएंगी, पता नहीं। मैंने बस ज़िंदगी से ये सबसे अच्छी बात यही सीखी है कि जो भी है फेस पर बोल दो। कभी कभार रिश्तों में होता है कि हम लोग चुप हो जाते हैं, तो अगर किसी की बात आपको बुरी लग रही है तो डेफिनेटली चुप हो जाओ, बट उस बात को ना उसके पीछे जाहिर मत करो। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो को, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तो बने रहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए लाइफ में, तो बहुत सारी चीज़ों का हल ऐसे ही निकल आता है और सामने वाले को भी पता चल जाता है कि आप किस तरीके के इंसान हो। तो चलिए, अगर आपको ये शायरी अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़, अब बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। मैंने बस ज़िंदगी से ये सबसे अच्छी बात यही सीखी है कि जो भी है फेस पर बोल दो। कभी कभार रिश्तों में होता है कि हम लोग चुप हो जाते हैं, तो अगर किसी की बात आपको बुरी लग रही है तो डेफिनेटली चुप हो जाओ, बट उस बात को ना उसके पीछे जाहिर मत करो। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो को, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तो बने रहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए लाइफ में, तो बहुत सारी चीज़ों का हल ऐसे ही निकल आता है और सामने वाले को भी पता चल जाता है कि आप किस तरीके के इंसान हो। तो चलिए, अगर आपको ये शायरी अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़, अब बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।